इस कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जिसे कि पुलिस ने सील करके रखा था और उस घर में एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। वहाँ पर वो घर की सभी चीजों को बहुत ही गौर से देखती है। तभी हम बैकग्राउंड में एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं जहाँ पर कोरा नाम की एक लड़की पुलिस को कॉल करके मदद मांग रही थी। वो बहुत ही डरी हुई थी। वो कह रही थी कि इस घर में कोई है जो कि मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। और अब जब पुलिस ऑफिसर उस घर में अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो उस घर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ था। वहाँ पर खून पड़े हुए थे लेकिन लाश नहीं थे। वो लेडी पुलिस ऑफिसर कोरा के घर में सब कुछ चेक करती है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर कोरा की बहन है और यहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद वो पुलिस स्टेशन लौटती है और आके कोरा से पूछताछ करने लगती है क्योंकि उसके जिस्म में खून लगा हुआ था। पहले तो कोरा कुछ नहीं बताती है लेकिन ज्यादा दबाव देने पर वो सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे बेटे को वापस लाने के लिए कर रही थी। कोरा की बहन उसे कहती है कि क्या तुम होश में तो हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा आज से 7 साल पहले गायब हो चुका है और ये भी हो सकता है कि वो अब जिंदा भी ना हो। उसकी बहन उसे पूछती है कि तुम्हारे जिस्म में ये किसका खून है? कोरा कुछ भी नहीं बताती है और अब हम कोरा की अतीत देखते हैं जब उसका बेटा गायब हुआ था। कोरा उस समय एक गैर जिम्मेदार माँ थी। वो अपने बेटे का देखभाल न करके एक फ्रेंड के साथ हर टाइम नशा किया करती थी और अब जो कि नशा करते हैं तो उनके पास पैसे की भी कमी है जिसकी वजह से वो लोग गलत काम के लिए भी तैयार है। फिर एक दिन कोरा के घर में पुलिस आती है जिसे देख कोरा और उसकी फ्रेंड बहुत ही डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें पुलिस पकड़ने के लिए आया है मगर पुलिस उनसे पूछते है कि आपका बेटा कहाँ पर है? कोरा कहती है कि शायद वो अपने कमरे में होगा पर देखने के बाद उसे पता चलती है कि उसका बेटा घर में नहीं है। फिर उसे ढूंढने के लिए पुलिस का एक टीम जंगल में और एक बाहर इधर उधर ढूंढने लगते हैं पर बहुत ही ढूंढने के बाद उसका बेटा कहीं पर भी नहीं मिलता, सिर्फ उसका एक जूते के अलावा। ये हादसा गुजर जाने के बाद कोरा अब एक ग्रुप का मेंबर है जिसमें सभी ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चे को खो दिया। कोरा उन सभी को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि मेरा बेटा गायब होने के बाद मैंने नशा छोड़ दिया है लेकिन इससे मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता है। वो अपने मॉम के घर रहने लगी थी और अपने बेटे के लिए वहाँ पर एक रूम भी रखा था क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगती थी कि उसका बेटा वापस जरूर आएगा। कोरा की बहन जो कि पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी वो कोरा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोरा उससे सही से बात नहीं करती थी। और अब कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ पर उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम्हारे जिस्म में खून कहाँ से आया है और अगर तुमने नहीं बताई तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और अब कोरा बोलने लगती है। वो कहती है कि उनके ग्रुप में एबेल नाम का एक आदमी है। एक दिन वो मुझसे एक कैफे में मिलने आया था और उस दिन के बाद से हम लोग एक दोस्त बन गए थे। उसने भी अपने बेटी को खो दिया था जो कि तालाब में डूब के मर गई थी। मुझे लगा कि एबेल मेरी हालत को समझेगा क्योंकि उसने भी अपने बच्चे को खोया लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा है। और ये बात सुन के कोरा की बहन कहती है कि मरे हुए इंसान को कोई कैसे देख सकता है। वो कहती है कि क्या तुम अभी भी नशा कर रही हो? कोरा कहती है कि नहीं और वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाने लगती है। वो बताती है कि एक दिन मैं घर पर थी और उस दिन एबेल मुझसे मिलने के लिए आया था। वो बता रहा था कि उसके पास कोई तरीका है जिससे कि मेरा बेटा वापस आ सकता है लेकिन मुझे उसके बातों में यकीन नहीं हो रहा था और मैंने उसे घर से बाहर कर दिया। उसकी बहन पूछती है कि एबेल आखिर चाहता क्या है? कोरा बताती है कि उसने अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा किया था और वो भी काले दुनिया से। उसकी बहन पूछती है कि कैसे और तब कोरा के चेहरे पर थोड़ा डर था। कोरा बताती है कि उस जगह से जहाँ पर मरने के बाद लोग जाते हैं। उसकी बहन हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मुझे खुद उसकी लाश मिली थी और मैंने उसके बेटी को अपने आंखों से मरे हुए देखा है। कोरा कहती है कि नहीं, तुम जाके अभी उसका डाटा चेक करो। एबेल का बेटी अब दूसरे शहर में रहती है और उसने अपनी बेटी का नाम भी चेंज कर दिया और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब मुझे यकीन हो गया तो मैं एक दिन एबेल से मिलने के लिए गई। उससे मैंने पूछा कि ये सब तुमने कैसे किया? एबेल बताता है कि उसे एक औरत ने बताया रिचुअल और जादू के बारे में और ये एक ऐसा जादू है जो कई दिन तक चलते हैं और अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो वो अपने मरे हुए पसंदीदा इंसान को वापस जिंदा कर सकता है और इसे करने के लिए बस इस पर यकीन होना चाहिए। और वो चाहता था कि मैं उसके जादू का हिस्सा बन जाऊं और मेरे बेटे के लालच ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था तो मैं उसके साथ देने के लिए तैयार हो गई थी और जब मैं राजी हो गई थी तो एबेल मुझे कुछ सामान लाने के लिए कहता है जिसमें मोमबत्तियां, नमक और जंजीर शामिल थी। वो ये भी कहता है कि घर पर कोई बिजली या फिर टेलीफोन नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे जादू पर असर हो सकता है। उसने जो बताया मैंने वैसा ही किया। एबेल ने मुझे फिर एक खास नमक वाले पानी में नहाने के लिए भी कहता है जिससे कि अपने अंदर के बुरे ख्याल खत्म हो जाएंगे। मैंने तब इस बात को मजाक बनाने लगी थी। एबेल ने बताया कि ये मजाक नहीं है और अगर तुम इन चीजों को मजाक में लोगी तो तुम अपनी बेटे को भूल जाओ। ये सुनकर मैंने कहा कि मैं इन सभी पर यकीन करूंगी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हें मिल गई है तो तुम इतनी दुखी क्यों रहते हो? और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बेटी उसके माँ के पास है। मैंने फिर उनसे पूछा कि तुम मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं, मुझे
मुझे बस मेरा काम करना है। उसने फिर नमक का एक दायरा बना के मुझे जंजीर से बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उनके साथ साथ मैंने भी उन मंत्रों को पढ़ा। फिर ऐसा करते हुए मैं परेशान होने लगी थी। मैंने उसे ये सब बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो मंत्र पढ़ता ही रहा और तभी मैं अचानक हवा में उड़ने लगा और नीचे आके पड़ा। मुझे तब यकीन हो गई थी कि ये सब हो सकता है, मैं अपने बेटे को दोबारा हासिल कर सकती हूँ। फिर अगला जादू था बुलाने का। हम दोनों मिलकर मंत्र पढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद मेरा घर हिलने लगा। मोमबत्तियां सभी बुझ गई और अचानक से सूरज भी गायब हो गया। मैं उस वक्त समझ गया था कि हम लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिंदा इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। फिर अगले दिन मेरी वो दोस्त आता है जो मेरे साथ बैठकर नशा किया करता था। उसने जब मुझे और एबेल को एक साथ देखा तो उसे लग रहा था कि मेरे साथ एबेल का कोई रिश्ता है। उसने फिर एबेल के वॉलेट से पैसा लेकर और मुझे गंदी बातें सुनाकर वहाँ से चला गया। फिर हमारा अगला कदम था ग्रीफ। एबेल ने मुझे बताया कि ये कदम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इस चीज के लिए भी तैयार हो गई। हमने फिर अपना काम शुरू किया और ये सब करते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई। जिस दिन मैं बहुत ही नशे में था, मैंने अपने विजन में देखा कि वो मेरे पास आई, लेकिन मैं उस दिन बहुत ही नशे में थी तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाई। तब मेरा बेटा गुस्से में घर के बाहर चला गया। मैंने अपने विजन में देखा कि उस दिन मेरे बेटे को एक कार ड्राइवर ने अगवा कर लिया था। मैं उसे बचाने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पीछे एक काला साया था जो कि मेरे गम और गुस्से की परछाई थी। वो परछाई फिर मुझे उस जगह पर ले गई जहाँ पर उस किडनैपर ने मेरे बेटे को अगवा करके ले गया। जब मैंने अपने बेटे को ऐसे हाल में देखा तो मैं चिल्लाने लगी थी, लेकिन तभी एक खौफनाक डीमन आकर मेरे मुंह पे हाथ रख लिया। उसने मुझे कहा कि तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा वापस पाना है तो तुम्हें खुद को काबू करना पड़ेगा। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कोरा अपनी बहन को ये सब कहानी बता रही थी, मगर उसे इन कहानियों पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वो कहती है कि क्या तुम अभी भी नशे में हो? कोरा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने उन रिचुअल के जरिए इन सभी चीजों को देखा। उस किडनैपर ने मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा किया और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे को ढूंढना। कोरा की बहन उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके पास एक लेडी ऑफिसर आती है जो कि उसे बताती है कि हाँ, कोरा सही बता रही है, एबेल की बेटी जिंदा है जो कि अपने माँ के साथ रह रही है। अब ये सुनने के बाद कोरा की बहन परेशान होने लगती है। फिर ये कहानी फिर से आगे जाती है। जिस दिन कोरा के साथ एबेल की आखिरी रिचुअल था, एबेल कोरा से कहता है कि आज हम सौदा करने वाले हैं, पर उसने कोरा को ये नहीं बताया कि किस चीज का सौदा। वो कोरा को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस नमक के सर्कल से बाहर मत निकलना। फिर रिचुअल शुरू होता है और कुछ देर बाद एबेल को देखकर लगता है कि उसे कोई शैतानी शक्ति अपने काबू में कर लिया है और तभी उसके मुंह से एक अजीब सी चीजें बाहर निकलने लगती है, जिनमें हड्डियां, बाल और खून शामिल था। ये सब देखने के बाद कोरा डर से चिल्लाने लगती है। वो डर के वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो दोबारा घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एबेल बेजान पड़ा हुआ था और अचानक उठकर वो कोरा के ऊपर हमला कर देता है। साथ ही कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पर अचानक कोई शक्ति आके एबेल को अंधेरे में खींच लेता है, जिसके बाद वो शक्ति कोरा के पास आती है और उसे ये रिचुअल पूरा करने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो अपने बेटे को भूल जाए। कोरा अब भी समझ नहीं पाई थी। एबेल ने उसे जो सौदा की बात कही थी वो किसी और का नहीं बल्कि कोरा का सौदा होने वाला था। फिर अगली रिचुअल में वो एक बकरी लाती है। फिर उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वो उस रिचुअल को पूरा करने के लिए उस कमरे में गई और इस बार वो मंत्र पढ़ते हुए अपने ख्यालों में एक अजीब सी खेतों में पहुंच गई। वहाँ पर उससे एबेल मिलता है जो उसे मांस यानी कि गोश्त खाने का कहता है और गिलास में खून पीने के लिए देता है। ये सब कोरा को करनी थी, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ मिल पाएगी। यहाँ पर फिर एबेल कोरा के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो बताता है कि दरअसल उस ताकत को एक जिस्म चाहिए था और ये और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा जिस्म चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बेटी के साथ मिल पाता, मगर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। फिर अब कोरा असली दुनिया में लौटती है जहाँ पर वो काले शक्ति था जिसे कि एबेल जिस्म देना चाहता था। वो कोरा को कहता है कि अगर तुमने मुझे जिस्म नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। कोरा अपने बेटे को किसी भी तरह पाना चाहती थी तो इसलिए वो अपने उस दोस्त को कॉल करके घर में बुलाती है। वो जब घर आया तो कोरा ने उसे धोखे से शैतान के हवाले कर दिया, पर यहाँ पर उस शैतान को कोरा का जिस्म चाहिए था। कोरा अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगती है। वो किसी भी तरह टेलीफोन के पास पहुँच के पुलिस को कॉल करती है और ये वही सीन था जो कि हमने शुरू में सुना था। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कोरा की बहन उसे बताती है कि जब तक इस केस के बारे में ठीक से जांच पड़ताल नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें इस पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। कोरा अपनी बहन को समझाती है कि वो शैतान मेरे पीछे है, मगर उसकी बहन को ऐसा लग रहा था कि कोरा नशे में बोल रही है। कोरा को अब पता चल जाती है कि उसकी अब आखिरी वक्त चली आई है। वहाँ पर लाइट जलने बुझने लगती है और एक आवाज गूंजता है कि रिचुअल पूरा हुआ। वो शैतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ कोरा की बहन फिर से उस घर में छानबीन करने के
लिए जाती है, जहाँ पर उसे अलमारी से आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर कोड़ा का बेटा था। इसका मतलब कि कोड़ा की बात सही थी, उसके रिचुअल की वजह से उसका बेटा वापस लौट आया, मगर इसके वजह से कोड़ा को अपनी जान देनी पड़ी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।